चलिए तो हम लोग अभी स्टोकेस्टिक प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमने डिस्कस किया मार्कोव चेन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एन स्टेप, टीपीएम, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आता है क्या है ये पॉइसन प्रोसेस। तो ये क्या है ना, तो ये भी एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है ना। स्टोकेस्टिक प्रोसेस में अलग अलग कैटेगरी है, डिफिनेशन मतलब डेफिनेशन के हिसाब से। तो मार्कोव चेन भी एक टाइप का स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। ये पॉइसन प्रोसेस है, ये भी एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोसेस है, रीनेबल प्रोसेस, काउंटिंग प्रोसेस। हालांकि काउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है ये पॉइसन प्रोसेस। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, तो इसमें भी क्वेश्चन हर साल एक तो आता ही है कम से कम, ठीक है ना। कई बार दो भी आए हैं, तो एक क्वेश्चन पॉइजन प्रोसेस पे आता है। मार्कोव चेन पे भी एक दो क्वेश्चन रहता ही है, क्योंकि टोटल मिला के देखो ये बहुत बड़ा पोर्शन है नहीं, लेकिन फिर भी इससे अराउंड है ना 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। मतलब 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, 4 क्वेश्चन अराउंड लगा लो। हाँ, आपने देखा तो है कल वाला हम लोग PYQ जो डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा एक साल में जनरली कभी 4 कभी 5 ऐसे आया हुआ है। टोटल मार्क्स वही 5 से 8 नंबर के बीच का, कभी 6 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स का, इस तरह से अराउंड 5 से 8 नंबर का है और 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ये है। तो देखो ये पॉइसन प्रोसेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका थ्योरी एक बार देख लीजिए। हालांकि थ्योरी बहुत ज्यादा है नहीं, 2-3 चीजें समझनी है आपको इसमें, कि तो पॉइसन प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, और फिर वो जो एनटी है, नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड इन टाइम 0t, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर जो इंटर अराइवल टाइम क्या है, मतलब इंटर अराइवल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या सम ऑफ इंटर अराइवल टाइम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो लेकिन ठीक है, एक क्लास आज मैं पूरा इसी पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अरे इसी से ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव करते हैं ना, कुछ ये थ्योरी जेंटरल वाली है। यहाँ पे एक्चुअली पॉइजन प्रोसेस में मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। जो नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम 0t है, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। हाँ, और यहाँ से फिर वो मतलब एक्चुअली ये जो आया है ना पॉइजन प्रोसेस, इसके पीछे की स्टोरी वो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो उससे ही आया है। अगर तुम इसके पीछे की स्टोरी जाकर देखोगे कैसे ये बना है, तो वो बुक्स में है, ऐसे दे रखा है, प्रूफ कर रखा होता है इन्होंने, कि एक इंटरवल है, उसको 0t के इंटरवल को सब इंटरवल में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ नंबर ऑफ है ना सब इंटरवल्स कंटेनिंग दिस समथिंग कुछ करके प्रूफ करता है कि वो जो पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, वो बाद में उससे वो प्रूफ समझ ही नहीं आ रहा सर। हाँ, तो प्रूफ समझने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में प्रूफ पूछेगा भी नहीं, है ना। तो वो MSc के दौरान आपने पढ़ा होगा, वहाँ प्रूफ कराते हैं क्लास में। हाँ, तो वो प्रूफ मैंने भी समझने की कोशिश की नहीं, मतलब मुझे देखना पड़ेगा प्रूफ में, क्योंकि मैं इतना पढ़ाने के लिए इतना एफर्ट मारता नहीं प्रूफ पे, क्योंकि मेनली क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब डिपेंड करता है, अगर मैं भी किसी BSc या MSc कोर्स पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में। इंटरव्यू में वो लोग मतलब ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब प्रूफ नहीं जानेंगे तो मतलब आंसर नहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो PSC इंटरव्यू है कई बार वो एक्सपेक्ट करते हैं प्रूफ आपको पता हो। मैं बोल रहा हूँ चूंकि मैं गेट और जैम का पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मेरा अप्रोच टीचिंग का है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का, कि तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, डेफिनेशन थ्योरम्स बता दूं, फिर मेन ये बताऊं कि थ्योरम अप्लाई कैसे हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी जगह MSc पढ़ा रहा हूँ, तो जो है हमारा कि पॉइजन प्रोसेस कैसे आया, तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो बाइनोमियल से कैसे आया। वहाँ पे यही होता है, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, तो वो लोग थ्योरेटिकली वहाँ पे यही होता है कि पूरा बैकग्राउंड से लेके वो थ्योरेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है, थ्योरी होती है। लेकिन यहाँ हमें मेन है कि हमें हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो हमें मेन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व आप तब कर पाओगे जब चीज़ों की क्लैरिटी होगी आपके पास, मतलब आप हर चीज़ का डेफिनेशन आपको बहुत क्लियर है, और फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो अप्लाई कर पाओगे वो चीज़ें हैं। सो प्रूफ देख सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। किया था इंटरव्यूअर ने, राइट द एल्गोरिथम ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड, हाँ, और लीनियर रिग्रेशन मेथड। हाँ हाँ, तो जो भी टेक्निक्स है, जैसे तुम कोई आर में लिखना था, तो लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हो, तो तुम्हारा सब्जेक्ट इंटरेस्ट पे कुछ भी पूछते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो है ना, मैं एक्चुअली बुक जो मैं कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ, इस बुक का है वो स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय SM रॉस। इसका ऐसे हर जगह वही चीज लिखा है, कुछ अलग नहीं है। तो पॉइजन प्रोसेस से पहले मैं एक आता हूँ वापस स्टार्टिंग में स्टोकेस्टिक प्रोसेस के डेफिनेशन पे, क्योंकि इसमें अक्सर एक वर्ड यूज करूंगा मैं, स्टेशनरी इंक्रीमेंट, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट।
जैसे हम लोग रैंडम वेरिएबल में IID वर्ड यूज करते हैं, तो वहां पे स्टोकेस्टिक प्रोसेस में ये वर्ड फ्रीक्वेंटली चलता है ना, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट। तो ये IID के इक्विवेलेंट ही है समहाउ बट नॉट एग्जैक्टली, तो यहाँ थोड़ा प्रोसेस से रिलेटेड है, तो वो वर्ड यूज करूंगा। इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, जैसे स्टोकेस्टिक जो पॉइजन प्रोसेस है दैट हैज, है ना, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट होते हैं इसमें। सो क्या मतलब है इसका, तो उससे पहले स्टोकेस्टिक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं ताकि मैं इसके थ्रू वो डिफाइन कर सकूं। तो क्या डेफिनेशन लिखा है स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, इसका डेफिनेशन क्या था? A set of random variables. हाँ सिंपल है ना, सो हाँ ठीक है, या इट इज क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, हाँ ठीक है। सो अ कलेक्शन क्या है, ऐसा xt जहाँ t बिलोंग्स टू t, है ना, इज अ कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, यही तो लिखा था हमने, हाँ सर ये कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि दैट इज xt इज अ रैंडम वेरिएबल फॉर ऑल t बिलोंग्स टू t, यही है ना। सो अच्छा, जो मार्कोव चेन था वहां हमारा तो जो मार्कोव चेन हम लोग क्या देख रहे थे कि जो हमारा टाइम ये था t, यहाँ xn लिखते थे ना वहां पे हम लोग, तो xn लिखते थे, तो n की वैल्यूज हमने जनरली क्या ली है वहां पे, हम लोग क्या लिखते थे, n वहां क्या होता है मार्कोव चेन में 0 1 2 इस तरह से, यही पॉसिबल था। तो एक्चुअली हमने ये भी कहा था जब कि t अगर हमारा डिस्क्रीट है, सो t इज डिस्क्रीट, तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट या बोलो काउंटेबल। स्टोकेस्टिक प्रोसेस। हाँ, तो ये मैंने बताया ना, जैसे ये हमारे पास अगर ये काउंटेबल सेट है, तो हमने बोला था कि जो xt स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो है वो क्या होगा, उसको बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, है ना। सो डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, यही था ना। तो हमने यहाँ पे जो मार्कोव चेन जब हम पढ़ रहे थे वहां डिस्क्रीट टाइम ही था, वो टाइम डिस्क्रीट ही ले रहे थे हम लोग। अभी क्या है हमारे पास, अगर t अनकाउंटेबल हुआ, t अगर जो अनकाउंटेबल है तो हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, और ये जो पॉइजन प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, और जो मार्कोव चेन था वो डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस था। फिर मार्कोव चेन स्टेट स्पेस तो इसमें भी डिस्क्रीट रहेगा ना, हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हाँ, सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ अराइवल्स काउंट कर रहे हैं ना, किस टाइम पे अराइवल हुआ। तो हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम हमारा अगर काउंटेबल है तो डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, और टाइम अगर अनकाउंटेबल है तो कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमने ये हमारा था जो मार्कोव चेन था वो डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस था, और जो पॉइजन प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। अब मैं बोलना ये चाह रहा हूं यहाँ पे कि मान लो ऐसा है कि लेट xt जो है ना, t बिलोंग्स टू मान लो t है, सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे? अच्छा, जैसे ऐसा ब्रेक कर देते हैं t0 t1 t2 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए tn अभी के लिए, सो ये है, आगे भी हो सकता है। तो ये हमारा टाइम है, कुछ नंबर t0 t1 इस तरह से हमारे जो t सेट है उसके मेंबर्स हैं ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा ना तो ये लोग क्या लिखते हैं, सो अ कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, या ऐसा लिख दो ना, तो ये इधर है। तो CTSP का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। मान लो xt हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, सो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट इफ एंड ओनली इफ, तो ये क्या होगा सिंपली, क्योंकि यही चीज यहां भी यूज करूंगा पॉइजन प्रोसेस, यहां होगा xt1 माइनस xt0 कॉमा
xt2 माइनस xt1, फिर xt3 माइनस xt2 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। ये सब क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, है ना। सो दे आर इंडिपेंडेंट, सो ये सब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। ये जो xt1, सो इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट है, या ऐसा ही बोलते हैं कि नॉन ओवरलैपिंग जो टाइम्स है आपके पास है, सो नॉन ओवरलैपिंग मतलब जो इंटरवल है t में से, तो उस पे जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट होगा, ये मतलब है ना। और दूसरा ये तो हो गया इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट का मतलब कि ये सब रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और एक होता है स्टेशनरी इंक्रीमेंट, वो क्या होता है? तो या इसी में अगर लिख दूं मैं छोटा करके, सो पहला जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, ये फर्स्ट जो है हमने डिफाइन किया इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट को। अब डिफाइन करना है स्टेशनरी इंक्रीमेंट को। स्टेशनरी इंक्रीमेंट मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहेगी ओवर सेम लेंथ इंटरवल। अगर यूज ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करिए, मतलब है कि सेम लेंथ का इंटरवल है तो उस इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहेगी, यही मतलब है ना स्टेशनरी का मतलब। सो अगर मैथमेटिकली लिखूं तो टाइम सीरीज का जो स्टेशनरी है उससे कोई कनेक्शन है इसका? हाँ, तो टाइम सीरीज भी तो एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही है, तो वहां भी वही चीज है। हाँ वो है। स्लाइड दिखाना पिछला। हाँ, तो यहाँ मैंने डिफाइन किया इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट को डिफाइन किया है। सो हमने यहाँ डिफाइन किया इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स, है ना। दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, यू कैन राइट दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। अब देखो जैसे क्या है, अब डिफाइन करना है स्टेशनरी इंक्रीमेंट। स्टेशनरी इंक्रीमेंट को डिफाइन करना है कि कोई स्टोकेस्टिक प्रोसेस xt है, तो फिर से अ कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, मान लो xt है, ऐसा भी करते हैं t belongs to t, हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट। So it has a stationary increment if and only if, क्या होगा भाई बताओ? अभी मैं बता दो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, किसी को समझ आया तो। मैथमेटिकली कैसे लिखना चाहिए? जैसे उसको लिखा इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट को, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं? xt1 minus xt0 is equal to xt2 minus xt1। नहीं, रैंडम वेरिएबल इक्वल होने का क्या मतलब है? स्टेशनरी का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कैसे होगा। जैसे इन्होंने कहा कि xt2 minus xt1 दिस, ये इक्वल टू होगा। इक्वल टू का क्या मतलब है? रैंडम वेरिएबल इक्वल होने का क्या मतलब है? सर उनकी वैल्यूज इक्वल। नहीं नहीं, तो फिर रैंडम का रेंज इक्वल हो गया। तो अगर एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो प्रोबेबिलिटी हमें सेम ही हो गया ना फिर तो। बट वो तो सेम ही हो गया ना। रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है, इसका क्या मतलब है? रैंडम वेरिएबल्स डिफरेंट है। स्टेशनरी इंक्रीमेंट है, इसका मतलब ये है, आप अगर ऐसा बोलते हैं थोड़ा बहुत सही था। इसका क्या मतलब है? हाँ सर, ये लेकिन उसके लिए भी जरूरी कंडीशन ये है कि T2 और T1 के बीच का जो गैप है, अगर आप, मैं जो लिख रहा था ना T0, T1, T2, T3, तो ये मैं तब बोल पाऊंगा कि इसके और इसके डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होंगे अगर आप ये श्योर हो कि T0 और T1 के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब T0 माइनस T1 माइनस T0 का मॉड इज इक्वल टू T2 माइनस T1 का मॉड, या चूंकि पॉजिटिव है ना, तो ये तब होगा जब दोनों का गैप इक्वल है, मतलब T0 और T1 के बीच का जो डिस्टेंस है, टाइम है, तो वो जो उसमें ये होता है, यहाँ वहां पे बस ये था कि लाइक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स पे रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे, उसका ये मतलब था।
कि जो आप इंटरवल्स ले रहे हो वो नॉन ओवरलैपिंग है। चेक कीजिए, ये जो है ये T0 से T1 के बीच का है। अगर आप ऐसे नंबर लाइन पे भी चेक कर सकते हो कि जैसे दिस इज योर T0 T1 ऐसे चल रहा है, T2 एंड सो ऑन Tn। तो इसने कहा कि आप एक इस इंटरवल पे रैंडम वेरिएबल ले रहे हो xt1 माइनस xt0 xt2 माइनस, तो ये रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे। तो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स पे जो रैंडम वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे ये मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है। ये स्टेशनरी इंक्रीमेंट है। स्टेशनरी इंक्रीमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकली, ये समहाउ रिलेटेड है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड से। जो रैंडम होता है ना आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे रिलेटेड है ये। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होगा? जो टाइम आप ले रहे हैं वो टाइम इक्वल लेंथ का इंटरवल है। तो कोई भी इक्वल लेंथ के इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, इसका ये मतलब है। तो ये भी ओके है अगर आप ये श्योर हो गए लाइक T2 माइनस T1 इक्वल है T1 माइनस T0 के, देन ये ठीक है कि ये टाइम लेंथ इक्वल है। जो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इक्वल लेंथ का टाइम इंटरवल है। तो इक्वल लेंथ का टाइम इंटरवल है तो उस पर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर मैथमेटिकल लिखूं जैसे मैं लिख रहा था तो उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि, तो ये तो चलो समझो दूसरी तरह से हो गया। तो इसको मैं, ठीक है, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। अभी मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ जो बुक में लिखा रहता है। सो इसका मतलब हुआ कि x t प्लस एस माइनस एक्स टी या बोल दो एक्स एस। तो अभी ये कितना टाइम इंटरवल, कितना लेंथ है यहाँ पे? xt लेंथ होगा। नहीं नहीं, लेंथ कितना है टाइम इंटरवल का? क्या लिखे हैं? t प्लस एस, एस एस कोई नंबर है, स्मॉल एस, t होगा, t xt होगा। हाँ। तो टाइम इंटरवल का लेंथ t है। तो दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ xt माइनस, अगर मान लो x 0 है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा अगर मैं लिख दूं समहाउ। लेकिन ये बुक में क्या लिखता है ये लोग कि ये इतना नहीं लिखता कि दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे कोई भी वो ले लो आप, मतलब लाइक इट इज फ्री ऑफ इक्वल लेंथ पे। तो ये लोग क्या लिखते हैं बुक में, लिखते हैं ये लोग, तो लिखने का नोटेशन क्या है इनका, दिस हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल t। अच्छा, बोल रहा है कि दिस हैज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या सेम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब identically distributed. So they are identically distributed, has equal distribution for all t। अच्छा, ये मैं लिखा सही में ना, सो यहाँ पे s लिखा मैंने और t लिखा हुआ। अच्छा, तो ये कह रहा है कि कोई बात, फॉर ऑल s कर दूंगा तो काम हो जाएगा। तो ये जरा समझिए, अब इंटरवल का लेंथ कितना है? s है। तो मतलब t आप कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल t को अगर मैं अभी 0 रख दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा x s माइनस x। t को अगर मैं 1 रख दूं तो क्या होगा x 1 प्लस एस माइनस x 1। तो कहने का मतलब ये है कि वहां था इंडिपेंडेंट के लिए ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल होगा, इंडिपेंडेंट होंगे। स्टेशनरी इंक्रीमेंट में क्या होगा, इक्वल लेंथ का इंटरवल का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकली होगा। तो इसको मैं दूसरा तरीके से लिखता हूं, यहां लिख रहा था दैट इज, यही मैं दूसरा लिख रहा हूं कि वो जो लिख रहा था T0 लेस देन T1, जो आप कह रहे थे इसी के हिसाब से लिख देता हूं। सो लेस देन T2 एंड सो ऑन लेस देन Tn। तो ये टाइम है, एक नंबर लाइन पे टाइम है 0 1 2 3 सो ऑन। अब ये हो गया यहाँ पे कि लाइक अगर आप श्योर हैं, यही लिखूंगा जो यहाँ लिखे थे। सो इफ इंटरवल, अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है, ओके यहाँ पे इसको ये होना जरूरी नहीं है, मतलब इंटरवल ओवरलैपिंग भी है लेकिन लेंथ इक्वल है, सो दे विल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, x2 माइनस एक्स मान लीजिए अभी 1 है फॉर एग्जांपल, और अगर क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टाइम है इसका, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे कि x 3.5 माइनस x 2.5, या मैं लिखता हूं x 2.5 माइनस x 1.5, इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरवल का लेंथ इक्वल है। आपको देखना है कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, जो टाइम का जो इंटरवल लेंथ है, सो 1 से 2 का टाइम है, यहाँ पे 2.5 से 3.5 है, यहाँ 1.5 से 2, सबका लेंथ 1 है। तो 1 लेंथ के जितने भी, मतलब इक्वल लेंथ का जो टाइम इंटरवल्स हैं इक्वल लेंथ के, दे मे बी ओवरलैपिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, ये मतलब है। तो इसको है ना, ये अभी इधर रखता हूं मैं,
सो यहाँ पे ये होना जरूरी भी नहीं है कि टाइम इस तरह से नॉन ओवरलैपिंग होना जरूरी नहीं है, इसलिए वो लिख रहा था। इसका मतलब मैं लिखूं दैट इज, सो ये कहना ये चाह रहे हैं कि x, मान लो जैसे लिखा ना हमने, इसलिए इसने कहा t कुछ भी ले लो, ये कहना चाह रहा t तुम कुछ भी ले लो, लाइक t को तुम 0 ले लो, 0.5 ले लो, 1 ले लो, कोई भी t तुम्हारा कंसीडर कर सकते हो, जो भी टाइम स्पेस है तुम्हारा। जैसे जनरली हम लोग कंसीडर करेंगे, मान लो मैं इसको लेता हूँ 0 से इन्फिनिटी, मान लीजिए इस तरह से, ऐसा ले लिया, या यू कैन इंक्लूड 0 अगर चाहो तो आप इनिशियली, है ना, टाइम को 0 ले लेते हैं, चलिए हम 0 ही लिख देते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से जो भी टाइम स्पेस है या इंडेक्स सेट है उस पर डिपेंड करेगा क्या है, बट इट विल नॉट डिपेंड ऑन टी। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका क्या होगा, दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं ये बात बता देता हूँ यहाँ पे, सो दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और वो भी ठीक है जो मैं लिख रहा था। सो जैसे यहाँ पे मैं बस ये लिख देता हूँ कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, मान लीजिए T3 माइनस T2 एंड सो ऑन, Tn माइनस Tn माइनस 1 है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम कहीं भी हो सकता है, फ्री है। तो ये बस है कि x T2 माइनस x T1 दिस विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ x T3 माइनस x T2। सो इक्वल लेंथ के इंटरवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कहना चाह रहा है ना। तो ये एग्जांपल था जस्ट समझने के लिए। तो मतलब इक्वल लेंथ के इंटरवल पे डिस्टेंस, अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या होगा कि जैसे अगर नंबर लाइन मान लो, जैसे बोल रहा हूँ 0 से इन्फिनिटी है ना, मान लो 0 से इन्फिनिटी इस तरह से है, सो 0 से 2 होगा या 1 से 3 होगा। तो जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x3 माइनस x1 और x2 माइनस x0, सो दे मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, बट अगर किसी स्टोकेस्टिक प्रोसेस में उसकी प्रॉपर्टी स्टेशनरी इंक्रीमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि these two will have equal distribution, but they may not be independent, है ना, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग इंटरवल है 0 से 2, 1 से 3। तो this may not be independent but they will have, है ना। सो ये इंडिपेंडेंट होने के लिए नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल होने चाहिए, और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए इंटरवल का लेंथ इक्वल होना चाहिए, बस ये है, ठीक है। तो ये मीनिंग हुआ स्टेशनरी इंक्रीमेंट का, कि किसी स्टोकेस्टिक प्रोसेस के पास ये प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि ये दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बट दे मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, है ना। सो यहाँ पे आगे जैसे मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ऐसा होगा। या मान लो बोल रहा हूं कोई स्टोकेस्टिक प्रोसेस है दैट हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जैसे रैंडम वेरिएबल है, दे आर आईआईडी, तो आईआईडी अगर है तब वो कंक्लूजन आएगा कि x1 x2 xn आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। तो उसी तरह केस यहाँ पे देख रहे हैं कि कब इंडिपेंडेंट का मीनिंग वहां क्या होता था कि ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, वहां पे वो मीनिंग था। यहाँ स्टोकेस्टिक प्रोसेस में ये मीनिंग है। तो डेफिनेशन आपको याद रखिए, ये इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल पे जिस जो इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। और जैसे हम बोलते थे कोई दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कब है, जब दोनों का पीडीएफ इक्वल आ जाए, या दोनों का पीएमएफ इक्वल आ जाए, दोनों का सीडीएफ इक्वल आ जाए, या दोनों का एमजीएफ इक्वल आ जाए, तो वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ भी ऐसे ही है कि इक्वल लेंथ के इंटरवल पे हमेशा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहे, तो मतलब दैट स्टोकेस्टिक प्रोसेस हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, एक एग्जांपल दिया कि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, हो सकता है बट इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस बताओ जहां पे इंडिपेंडेंट हो बट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, वैसा एग्जांपल इसमें बनाओ, क्या बना सकते हैं जो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो बट इंडिपेंडेंट हो। x2 minus x1 x5 minus x2। हाँ, तो जैसे नॉन ओवरलैपिंग हो गया, जैसे x2 माइनस x1 और हाँ x5 माइनस x3 ले लो मान लो, तो अभी क्या है, ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग है तो इंडिपेंडेंट होंगे जिसके पास, बट यहाँ पे क्या इंटरवल का लेंथ 1 है, यहाँ इंटरवल का लेंथ 2 है।
सो दे विल नॉट हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मतलब इवन इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज दिस प्रॉपर्टी, तो ये नहीं होगा इस मतलब इसके पास। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट तो होगा बट नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो किसी रैंडम वेरिएबल में दोनों प्रॉपर्टी है, दे हैव स्टेशनरी इंक्रीमेंट एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। तो ये केस बता रहा हूँ। हाँ बोलो सर स्टेशनरी इंक्रीमेंट में मतलब वो T1 ग्रेटर देन T2 ये सब नहीं होता। हाँ, वो जरूरत नहीं है उसमें, वो था नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, तो वो डिपेंड कर जाएगा कॉमन पार्ट रहेगा। तो यहाँ वो नहीं कह रहा कॉमन पार्ट से मतलब नहीं है, उसका ये कि लेंथ इंटरवल का इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहेगा। तो फिर T2 माइनस T1 तो फिर हम नहीं बोल सकते ना, मैं कौन आगे कौन पीछे ये तो नहीं बोल सकता। नहीं तो वो तो अगर वैसा लिख रहे हो तो इसका मतलब मैं ये फिक्स कर रहा हूँ कि T2 ज्यादा होगा T1 से, वो तो मैं फिक्स कर ही रहा हूँ ना। मतलब हमने पहले से assumption ले लिया। हाँ हाँ हाँ, वो मैं फिक्स कर रहा हूँ, बट ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा T2 T3 में वैसा है कि मतलब ये तो पॉजिटिव तो होंगे ही ना। T1 तो ज्यादा हो सकता है, ऊपर से T2 कम हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है इससे। हाँ, लेकिन ऑर्डर में नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं और डिफरेंस भी पॉजिटिव है, ये समझो। ऑर्डर में नहीं है। हाँ, ऑल TIs आर पॉजिटिव, ये मैं ले रहा हूँ कि TIs पॉजिटिव है, और मतलब TI पॉजिटिव हो ना हो उसका डिफरेंस पॉजिटिव है ना, ठीक है। TIs आर पॉजिटिव एंड डिफरेंस जो है वो भी पॉजिटिव है, TI माइनस TJ जो है वो पॉजिटिव है। बस जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये है कि लाइक T1 लेस देन T2, मतलब ऐसा है तुम अलग अलग इंटरवल इसलिए बनाना चाहता अलग अलग बना लो तुम, ये तो वैसे तुम्हें दिख जाएगा ओवरलैपिंग टाइप, तुम्हें लगेगा कि नॉन ओवरलैपिंग है ये, बट यहाँ पे बोलना का मतलब ये था कि लेंथ इक्वल है, तो बेटर है तुम्हें इसमें लिखा दो वो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर लो इसको। मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा बेटर बना के लिखता हूँ, देखो तो अगर बेटर प्रेजेंटेशन करूँ इसका मैं तो ऐसा होगा कि ओके लेट्स कंसीडर लाइक दिस कि जैसे मैं लिखा T2 माइनस T1 और कोई नया नंबर है लेट्स से T5 माइनस T4, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो है, बट ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, दोनों मान लो पॉजिटिव नंबर है और देयर लेंथ में नॉट बी इक्वल। अभी मैं इक्वल कर रहा हूं, तो अगर ये लेंथ इक्वल है इसका क्या मतलब है, तो x T2 माइनस x T1 will be identically distributed with x T5 माइनस x T4, ऐसा समझो। अब इट मे बी द केस लाइक तुम ये मत समझो T1 T2 इस ऑर्डर में, ऐसा हो सकता है T1 यहाँ है, T5 यहाँ है, T2 यहाँ है, T4 यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कंडीशन क्या लिया है कि दोनों के बीच का गैप इक्वल है, द रेस्ट्रिक्शन इज इंटरवल के बीच का गैप इक्वल है, ऐसा भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑर्डर्ड में नहीं है, सिर्फ गैप पे हाँ गैप पे, ये ऑर्डर्ड यहाँ पे, हाँ ऑर्डर्ड की जरूरत नहीं है, बस गैप इक्वल होने चाहिए, ये चीज है, ठीक है ना, मतलब समझ आना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा वैसा भी कर सकते हैं T1 T2 T3 T4, तो लेट्स से इसको T3 माइनस T1 कर दो, तो यहाँ T3 माइनस T1 कर दो, और इसको T4 माइनस T2 कर दो, T4 माइनस T2 कर दो, क्या दिक्कत है, T4 माइनस T2 कर दो, ये भी कर सकते हो तुम, बात बराबर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी है कि इंटरवल का लेंथ इक्वल हो, और वहां जरूरी है कि इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग हो, मतलब इंटरवल में इंटरसेक्शन कुछ ना हो, यहाँ इंटरसेक्शन चलेगा, लेंथ इक्वल होना चाहिए, वहां पे लेंथ, वहां पे बस ओवरलैपिंग नहीं हो, लेंथ का कोई चक्कर नहीं है, लेंथ डिफरेंट भी हो सकता है, T1 माइनस T0 डिफरेंट हो सकता है T2 माइनस T1 से, तो यहाँ लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम इंटरवल है दैट शुड बी नॉन ओवरलैपिंग, इट मे बी इक्वल और डिफरेंट लेंथ, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे क्या जरूरत है कि टाइम इंटरवल शुड हैव इक्वल लेंथ, मे बी ओवरलैपिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल लेंथ होनी चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चंस करूंगा, समझ आएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बस डेफिनेशन लिख रहा था मैं, क्योंकि ये यूज करूंगा आगे ये वर्ड, तो आपको मीनिंग क्लियर हो इस वर्ड का। अब आगे रिफाइन करते हैं एक वर्ड, काउंटिंग प्रोसेस। सो इसका क्या मीनिंग है, काउंटिंग प्रोसेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि काउंटिंग प्रोसेस इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस जिसके कुछ कंडीशंस होंगे, और इसी स्पेशल टाइप का एक काउंटिंग प्रोसेस है पॉइजन प्रोसेस, ठीक है।
सो है ना, जैसे रीन्यूअल प्रोसेस है, इस तरह बहुत सारे हैं जो काउंटिंग प्रोसेस और भी हैं। ओके, ये प्रोसेस वो काउंटिंग नहीं है। वो नहीं, ये वहां पे वो है। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो पहली बात तो एक हम नोटेशन यूज करेंगे एनटी यहां पे, है ना। सो एनटी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट्स occurred in okay in time, हाँ मतलब टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ t ना। तो यहाँ पे जो लिखा है अप टू टाइम t, नंबर ऑफ इवेंट्स occurred, है ना, दैट आर अप टू टाइम t। तो मतलब यही है इंटरवल 0 to t, मुझे लग रहा है ऐसे लिखे ना, 0 to t, मतलब ये है इन 0 to t, लाइक ऐसा बोल दो 0 से t इसमें, या यहाँ ऐसा रहता है ओपन 0 क्लोज t। सो 0 से t में जितने इवेंट अकर हुए। अब इवेंट क्या हो सकता है, जैसे कहीं पे जैसे पेट्रोल पंप है तो वो इवेंट हो सकता है अराइवल ऑफ कस्टमर्स, कितने कस्टमर, या कोई तुम लाइन में लगे हो टिकट के लिए, है ना, या सिनेमा हॉल में, या वो हो गया, तो वो सब इवेंट अकर्ड का यहाँ मतलब हो गया कि अगर मैं कहीं पे जो कोई शॉप पे बात कर रहा हूँ तो जो कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, तो अराइवल ऑफ कस्टमर इज इवेंट, ये मतलब यहाँ पे कि सो नंबर ऑफ कस्टमर केम इन टाइम 0 to t, इसका ये मतलब है। या नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर रोड, इस तरह के केसेस होते हैं। सो या नंबर ऑफ डेथ्स, है ना, फ्रॉम सर्टेन डिजीज, इस तरह से केसेस रहते हैं यहाँ पे। सो एनटी का मतलब ये होगा। अब मैं बोलूंगा कि एनटी को हम कब बोलेंगे? सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये जो एनटी है, एनटी जहां टी बिलोंग्स टू, यहाँ पे टी क्या लेता है ये लोग? टी इज मोर देन इक्वल टू 0, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टाइम है, सो टी बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी, ये लेते हैं ये लोग। सो ठीक है, मतलब टाइम स्पेस या इंडेक्स सेट फिक्स कर दिया 0 से इंफिनिटी। सो अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस एनटी इज कॉल्ड, मतलब फर्दर उसका डिवीजन हो रहा है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। अब इसको कब बोलेंगे हम? ये काउंटिंग प्रोसेस होगा। सो दिस इज कॉल्ड काउंटिंग प्रोसेस इफ एंड ओनली इफ। इसको काउंटिंग प्रोसेस कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि द फर्स्ट कंडीशन इन द डेफिनेशन इज, सो क्या होना चाहिए? हाँ, एनटी ग्रेटर देन 0, और नहीं, n0 यहाँ जरूरत नहीं है, वो होता है पॉइजन प्रोसेस में। तो काउंटिंग प्रोसेस को पॉइजन प्रोसेस बोलेंगे अगर वैसा होगा, ऐसा ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा मिनिमम तो 0 ही हो सकता है ना, ओके। इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट मतलब डेफिनेशन में इसको ये यूज नहीं करता, मतलब ठीक है, n00 यहाँ यूज नहीं करता। हाँ, दूसरा क्या है? एनटी इज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। जो एनटी का रेंज होगा इंटीजर होगा, है ना। सो रेंज ऑफ एनटी इज, एनटी बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यूड, या क्या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रखेगा ना तो, या नंबर ऑफ इवेंट क्या नेगेटिव हो सकता है? सो नो प्रॉब्लम, दिस इज इंटीजर वैल्यू, नहीं होगा। सो दिस इज इंटीजर वैल्यूड, इंटीजर वैल्यूड है। तीसरा केस क्या है? मतलब एनटी का रेंज होगा वो इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शन नहीं आएगा। जो एनटी का रेंज होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से इंटीजर वैल्यू रहेंगे। फिर इसके पास अगर s लेस देन इक्वल टू t है, या मान लो t1 लेस देन इक्वल टू t2 है, t1 लेस देन इक्वल टू t2 विल इंप्लाई n ऑफ t1 और n ऑफ t2 में क्या रिलेशन रहेगा? जैसे टाइम बढ़ेगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट घट थोड़ी सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड
तो जब टाइम बढ़ेगी T1 से T2 हुई तो या तो नंबर इवेंट सेम रहेंगी या बढ़ जाएंगी, घटना तो है नहीं। सो ये होगा सेम मतलब रहेगा, सो यही ऑर्डर रहेगा, क्या मतलब। सो ये चीज है। और फोर्थ है इसका कंडीशन, तो रट्टा नहीं मारना, बस लिख लो डेफिनेशन, अभी समझना एग्जाम में, इस पे नहीं, एग्जाम में तो पॉइजन प्रोसेस आएगा, बट पॉइजन प्रोसेस इज वन काइंड ऑफ काउंटिंग प्रोसेस, उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। सर पॉइजन प्रोसेस काउंटिंग प्रोसेस है और पॉइजन प्रोसेस बर्थ प्रोसेस भी है, बर्थ एंड डेथ प्रोसेस। वो आगे आते हैं उस पर भी। हाँ, सो यहाँ पे क्या है कि फॉर s लेस देन t, मान लो s लेस देन t है, या मैं बोलूं t1 लेस देन t2, फॉर t1 लेस देन t2, सो इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n t2 माइनस n t1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देख के बताओ nt का मीनिंग क्या है उसके हिसाब से। number of event happen. Number of events occurred in the interval of T1 and T2. हाँ, T1 T2 टाइम इंटरवल में, सो this denotes या this represents या this equals number of event occurred in time T1 से T2 तक, ये चीज है T1 से T2 के टाइम के बीच। तो ये तो मतलब ये डेफिनेशन डिफाइन करते हैं इस तरीके से काउंटिंग प्रोसेस को। अब मैं आता हूँ स्टोकेस्टिक प्रोसेस पे, सॉरी स्टोकेस्टिक बहुत हो गया, तो इससे कौन काइंड ऑफ स्टोकेस्टिक, पॉइजन प्रोसेस का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉइजन प्रोसेस। एंटी का मीनिंग कॉमन है, एंटी का जो मीनिंग है सेम मीनिंग यहाँ भी है कि एंटी का मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड इन टाइम 0 to t। सो काउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, काउंटिंग प्रोसेस एनटी, ठीक है, इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक प्रोसेस, सॉरी पॉइजन प्रोसेस, दिमाग में is called poison process if and only if बताइए इसके क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। यहाँ 3 कंडीशन है जस्ट डेफिनेशन में। सो क्या क्या है, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, n of 0 0 होना चाहिए। हाँ सर वहाँ पर लैम्डा टी होता है लगता है। अच्छा, तो लैम्डा भी लेना पड़ेगा मुझे, पॉइजन प्रोसेस विथ रेट, क्योंकि यहाँ कुछ रेट ऑफ अराइवल भी लेना पड़ेगा। सो विथ रेट लैम्डा ले लो, जहाँ लैम्डा इज रेट ऑफ अराइवल, ठीक है ना। सो लैम्डा इज रेट ऑफ अराइवल में भी है ना, अराइवल पर मिनट या पर आवर, इस तरह से डिफाइन रहेगा क्वेश्चन में कि सो रेट लैम्डा डिफाइन करना पड़ेगा। काउंटिंग प्रोसेस एनटी इज कॉल्ड पॉइजन प्रोसेस विथ रेट लैम्डा, हाँ इफ एंड ओनली इफ। तो पहली बात तो n0 होगी यहाँ पे कि टाइम 0 पे देयर इज नो अराइवल। दूसरी चीज सेकंड क्या है, सर इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स होंगे। हाँ और सर बेसिकली टी इंटरवल की लेंथ पे सबका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन होगा, एनटी हैज, हाँ मीन के साथ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। अब जरा समझिए ये इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट यहाँ क्या मीनिंग है, यहाँ मीनिंग हुआ जो हमने अभी पढ़ा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक दैट इज कि 0 लेस देन t1 मतलब t0, इस तरह से मान लो t2 एंड सो ऑन tn है, मान लो इस तरह से है। तो यहाँ पे ये है कि n क्या लिखोगे, बोला अच्छा एक मिनट t2 माइनस, हाँ n t1 को अंकल जी कॉल किया था हाँ क्या लिखो, मैं क्या बोली तुम पर आता हूँ बोला क्लास ले रहे हैं, हाँ ले रहा हूँ साथ में लिए, हाँ वो तो ठीक है बस बस उसको बोल देना कि हाँ। सो ये जैसे ना इसका हमने ये देखा कि लाइक एन टी नॉट या एन टी 0 लिख सकते हो, या 0 से मैं टी नॉट से स्टार्ट कर लो। दैट इज
टाइम टी नॉट लेस देन t1 लेस देन t2 एंड सो ऑन, इस तरह से है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि n t1 माइनस n t नॉट कॉमा n ऑफ t2 n ऑफ t2 माइनस n ऑफ t1 डॉट डॉट डॉट, ये जो चलता रहेगा आगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल, इसलिए हमने ये ऑर्डर में लिखा है कि इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग है। ये सब ये जो इंटरवल t0 से t1 t1 से t2 t2 तो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है, उस पे जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट होंगे एक्चुअली। सो दे आर इंडिपेंडेंट। नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल पे प्रोसेस की जो वैल्यू आएगी या इसकी जो वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट आएगी। अब तीसरा कंडीशन है यहाँ पे, थर्ड क्या है, सो द थर्ड कंडीशन इज 1 2 3, ठीक है। सो थर्ड कंडीशन क्या है, हाँ तीसरा ये है कि लाइक एन क्या क्या, हाँ स्टेशनरी इंक्रीमेंट तो होगा, और वो इंक्रीमेंट किसके इक्वल आएगा, मतलब वो पॉइजन लैम्प, मतलब कहने का मतलब स्टेशनरी इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि 0t इंटरवल का कोई भी इंटरवल ले लो तुम, मतलब t लेंथ का कोई भी इंटरवल ले लो, t लेंथ का कोई भी इंटरवल, सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहेगा, और उस सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहेगा, वो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉइजन लैम्डा t। यहाँ ये मतलब है कि लाइक यू टेक एनी इंटरवल ऑफ लेंथ t, एनी इंटरवल ऑफ लेंथ t लेंथ होने चाहिए, सो दैट विल हैव कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मतलब हुआ इन स्टेशनरी इंक्रीमेंट का कि t लेंथ का मैं कोई भी इंटरवल लूं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, तो वो पॉइजन लैम्डा t रहेगी। ये डेफिनेशन है। सो एनी इंटरवल ऑफ लेंथ t, ठीक है, सो एनी इंटरवल ऑफ लेंथ t हैव कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है। या मैं ऐसा लिख दूं कि नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन एनी इंटरवल ऑफ लेंथ t, या तो ऐसे लिख दूं इसको मैं कि हैव डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो। सो यहां क्या कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ इवेंट्स in occurred in any interval of length t, so number of event occurred in any interval of length t, for example है ना t2 2t बोल दो, इस तरह से लेंथ t का, लेंथ t का कोई भी इंटरवल ले लो, तो उस इंटरवल में have common distribution पॉइसन लैम्डा t, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नंबर ऑफ इवेंट इन एनी इंटरवल ऑफ लेंथ t हैव डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यानी तो अकर्ड यही लिख दो, नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन एनी इंटरवल ऑफ लेंथ t हैव कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा t। और इसका मतलब ये भी बन के आता है कि ठीक है nt जो है वो सिंपल है। अच्छा इसको अगले पेज पे लिखता हूं मैं। तो देखो एक तो कंडीशन हुआ कि n0 0 है, दूसरा कंडीशन है इसके पास इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, चौथा स्टेशनरी इंक्रीमेंट है। ये मीनिंग वही है, स्टेशनरी इंक्रीमेंट है कि इक्वल लेंथ के इंटरवल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल लेंथ के इंटरवल पे सब पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा टाइम पॉइसन लैम्डा टाइम t क्या है, लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, उस इंटरवल का जो लेंथ है वो लैम्डा t होगा। सो n0 0 independent increment, stationary increment, and the common distribution is over the common interval is Poisson lambda t. So यहाँ पे क्या हो रहा है, कहने का मतलब जैसे हमने लिखा nt, तो nt का मतलब था कि number of event occurred in 0t, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ लिखूं मैं n t प्लस s माइनस एन एस, इसका मतलब क्या है, number of events occurred in the interval of 0 to t, क्या इंटरवल
लेंथ नहीं वो t का हाँ लेंथ t, लेकिन इंटरवल क्या होगा? सर s कॉमा t प्लस s हाँ s कॉमा s प्लस t बोल दो या t प्लस s। हाँ सो लेंथ t का इंटरवल है। अब s यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, यू आर फ्री टू चूज एनी s। s कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आप चूज कर सकते हो यहाँ पे। सो 1 से 1 प्लस t, 2 से 1 प्लस t, 1.5 से 1.5 प्लस t, लाइक दिस। सो ये nt का डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही पॉइसन लैम्डा t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा t था। इनफैक्ट n ऑफ t प्लस s माइनस एन एस, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा t ही है। यही कहना चाह रहा है स्टेशनरी इंक्रीमेंट फॉर ऑल s मोर देन 0, चाहे s कुछ भी ले लो आप मोर देन 0, ये रहेगा। ठीक है, तो यहां से अगर पूछ लिया जाए आपको, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी nt इज इक्वल टू स्मॉल n, ये किसके इक्वल आएगी? e to the power minus lambda t to the power n by 8 factorial। ठीक है, अब ये चूंकि nt एक रैंडम वेरिएबल है पॉइसन लैम्डा t, तो सपोर्ट इसका क्या होगा? 0 1 2, तो एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड सिमिलरली वी कैन राइट इन द सिमिलर वे, हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी n ऑफ t प्लस s माइनस n ऑफ s इज इक्वल टू n। इसका आंसर क्या आएगा? सर सेम आएगा सर, ठीक है ना? माइनस लैम्डा t, हाँ वही आएगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके e की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n की वैल्यू दिस। सो ये हमारे पास आ गया। तो ये तो अभी लिख दिया हमने डेफिनेशन। ओके, अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार देखना एग्जाम में पीवाईक्यू करेंगे, कल करेंगे हम लोग। कल, आज मैं थ्योरी करूंगा बस, और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग जो भी इस पे क्वेश्चंस आए, देखना ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है इनफैक्ट कि n2 बराबर 1 की बताओ प्रोबेबिलिटी, वैसे क्वेश्चंस भी हैं कुछ, मतलब ऐसे। सो उस तरह से इसका डायरेक्टली यूज है उसमें। बाकी आप मीन तो बता ही दोगे ना, ये भी जैसे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ nt, तो इसमें क्या ही है ना? लैम्डा t। तो ये पॉइजन का मीन तो पता ही है मुझे, तो बाकी चीज मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलिए, सर कोवेरिएंस आता है। हाँ हाँ हाँ, वो आते हैं। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर कोवेरिएंस का वो म्यू s प्लस कुछ कैसा था? लैम्डा into minimum of TLS। हाँ, हाँ मतलब कैसे आता है वो? देखते हैं बिल्कुल। सो प्रूव भी इजी है ऐसे तो। अभी पहले ये बताओ, तो अभी हम लोग क्या लिख रहे थे? अभी हम लोग लिख रहे हैं nt हो गया। अब एक नया मैं डिफाइन करता हूं, तो अभी मैं डिफाइन किया कि nt है नंबर ऑफ अकरेंस, है ना, इन टाइम ऑफ लेंथ t, टाइम इंटरवल है लेंथ t के इंटरवल में जितने इवेंट अकर होंगे। अब एक आता है इंटरराइवल टाइम, जैसे मैं x1 अगर डिफाइन करूं, सो एक नया रैंडम नंबर डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है, नया क्या डिफाइन कर रहा हूं? x1। सो x1 है, x1 का मतलब है टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट, या नहीं, टाइम ऑफ अकरेंस, हाँ ठीक है। कैसे लिखते हैं? x1 का मीनिंग क्या लिखूं मैं? जैसे xn का मतलब है टाइम बिटवीन n माइनस 1th एंड nth ऑकरेंस। टाइम बोलते हैं या फिर टाइम ऑफ occurrence बोलो, x1 टाइम ऑफ occurrence। हाँ, तो ये बुक में ये लोग क्या लिखते हैं? टाइम ऑफ ऑकरेंस बिटवीन 0 to 1। हाँ, 0 to 1 मतलब फर्स्ट वो है। सो ये लोग जो लिखते हैं, x1 का मतलब है कि टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट, ठीक है, हाँ, टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट। तो पहला इवेंट है ना, तो लाइक 0 से वहां तक का टाइम जाएगा। अब x2 का मतलब क्या होगा?
टाइम ऑफ occurrence between सेकेंड इवेंट होगा फिर। नहीं, अब तुम्हें क्या समझना है देखो ध्यान से, कि मान लो जैसे ये टाइम 0 था, पहला इवेंट यहां आकर हुआ, दूसरा इवेंट यहां आकर हुआ, तीसरा इवेंट यहां आकर हुआ, इस तरह से। सो x1 ये है टाइम बिटवीन, टाइम टिल फर्स्ट अकरेंस, फर्स्ट इवेंट अकर, या तो ऐसे लिख लो टाइम टिल फर्स्ट इवेंट अकर। x2 का मतलब होगा टाइम ऑफ अकर, क्या लिखूंगा, ये x2 है एक्चुअली, ये वाला x2 है, क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट, ऐसे बोल दो, सेकेंड एंड, या फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इवेंट, ये कहने का मतलब है मेरा। हाँ, सो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इवेंट, सो टाइम ऑफ अकरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इवेंट। ऐसे ही अब आपको समझ आ रहा होगा, x3 का मतलब हुआ कि टाइम ऑफ, occurrence between second and third event। हाँ, टाइम ऑफ अकरेंस या टाइम बिटवीन, टाइम बिटवीन फर्स्ट n-1th एंड, आपका थर्ड लिया है सर। नहीं x3, अच्छा xn लिख दो ना, छोड़ो x3 हटाओ, xn लिखो सीधा आप। xn समझा, xn का मतलब क्या है हाँ सर, कि समझ आ गया। टाइम बिटवीन n-1th एंड nth इवेंट ऑकर्स। सो nth इवेंट और n-1th इवेंट ऑकर होने के बीच का xn है, ये x3 है, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं इंटर अराइवल टाइम। ये क्या लिख रहा हूं मैं, इंटर अराइवल टाइम। ये है इंटर अराइवल टाइम, ठीक है। सो आ गया इंटर अराइवल टाइम, आ गया आपका। तो हमें बात करना है डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रैंडम वेरिएबल्स। सो ये जो सीक्वेंस है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमने बनाए हैं, लाइक दिस इज अ सीक्वेंस xn is a sequence of inter-arrival times, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या जानते हैं आप लोग, एक मिनट। एक्सपोनेंशियल। हाँ क्या हुआ है, इंटरनल टाइम एक्सपोनेंशियल होगा। तुम क्या खाली है, हाँ अरे एक मिनट। हाँ, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, आपका आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा। हाँ, तो 100 प्रूफ भी कर सकते हो, इसका प्रूफ बहुत इजी है ऐसे तो, है ना, बहुत इजीली प्रूफ आ जाता है। तो ये जो xn है, दैट xn विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्डा, कैसे, ठीक है ना। इसका प्रूफ सिंपल है, अगर तुम देखो तो आज समझ भी आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x1 इज मोर देन n, ब्लर हो रहा है सर। एक मिनट वो थोड़ी फ्रेश कर रहा होगा, हाँ कैमरा थोड़ा। सो या x1 इज क्या, टाइम लिख रहा है ना, x1 क्या है, टाइम ऑफ वर्ड ना, t लिख लो। टाइम है, टाइम हाँ, इवेंट। तो x1 टाइम है, तो x1 जो है टाइम है ना, टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट ये फ्रॉम, रैंडम वेरिएबल से डायरेक्ट आ रहा है सर। हाँ हाँ वैसे आ जाए। एक्सपोनेंशियल से टाइम से इवेंट होता है और वो इवेंट होता है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट होता है। So number of event occurs Poisson lambda t and inter-arrival times are exponential distribution. यही? एक्सपोनेंशियल। हाँ, तो जैसे ये अगर निकालो इसका क्या मतलब है, x1 more than t का क्या मतलब है, जरा इंटरप्रिटेशन बताओ इसका। वन माइनस टी डी एक्स।
नहीं समझे नहीं, वो तुम्हें समझ गया होना CDF। फर्स्ट अराइवल होगा। जो फर्स्ट अराइवल है उसमें कितना टाइम लगा, उसका टी के बाद है, तो 0 से टी में कितने इवेंट अगर हुए, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। इसके हिसाब से 0 से टी में कितना अराइवल हुआ, एक भी नहीं है ना, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं जो पहला अराइवल है वो टाइम t है जो कि x1 के बाद है, तो ये मतलब जो पहला अराइवल है उसमें टाइम t लगा, सो दैट इज मोर देन t। अगर x1 बोल दूं मैं, x1 इज तो t से ज्यादा सर, t तो मतलब t से कुछ इंफिनिटी होगा फिर। मैं बोल रहा हूं x1 मोर देन t, इसका मतलब है कि फर्स्ट अकरेंस जो है t से ज्यादा है, मतलब 0 से t में कितने, 0 से t क्या है? हाँ बोल रहा हूँ 0 से t में कितने इवेंट अकर हुए, मैं पूछ रहा हूँ उसका मीनिंग क्या होगी। सो फर्स्ट इवेंट अकर्ड आफ्टर टाइम t ना, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट इवेंट अकर्ड आफ्टर टाइम t, सो नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन 0t कितना है, वो इज इक्वल टू 0, वो 0 है एक्चुअली। नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन 0 इज 0, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी nt इज इक्वल टू 0, यही मतलब है ना, वही बताना चाह रहा था। दिस इज मीनिंग दिस, कई बार एग्जाम में इस तरह पूछ लेगा तो ये और ये सेम है, देख लो कि पहला अकरेंस t टाइम के बाद हो रहा है, मतलब 0 से t में एक भी अकरेंस नहीं हुआ, फर्स्ट अकरेंस हैपेंस आफ्टर टाइम t, तो नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन 0 to t दिस इज 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती है, nt तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था, पॉइसन लैम्डा t nt का, तो कितना आएगा e to the power minus lambda t होगा। हाँ, अब ये किस में आता है, ये देखो प्रोबेबिलिटी, तुम कह रहे थे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस CDF ऑफ x1 एट t, ये लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ से CDF ऑफ x1 एट t कितना आ गया, 1 minus e to the power minus lambda t हो जाएगा। और यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये एक्चुअली ये जो प्रूफ लिख दिया मैंने कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो यहाँ से समझ आया कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो, PDF मिल जाएगी, आप अगर डिफरेंशिएट कर लोगे तो PDF मिल जाएगी, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ठीक है। आगे सिमिलरली आप x2 भी निकाल सकते हो, सेम तरीके से x2 भी आ जाएगा, है ना। सो अगर मैं आपसे पूछता x2 का अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, अगर ऐसा लिखे कि मान लो x2 occurred after t and x1 occurred at time s, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है वो इससे s के अपना करेगा, उसमें तोड़ लेंगे ना सर। नंबर ऑफ इवेंट बिटवीन 0 to s। देखो अब जैसे 0 s t, तो 0 से s में कितने अकरेंस हुए, एक, और s से t में कितने अकरेंस हुए, हाँ 0, ठीक है ना। 0 सो नंबर ऑफ अकरेंस इन टाइम, देखो इसको फिर से लिखता हूं, इसका क्या मतलब है कि सेकेंड इवेंट अकर्ड आफ्टर टाइम t एंड फर्स्ट इवेंट अकर्ड एट टाइम s, तो s, तो यहां से क्या आएगा, x2 is greater than t, तो यहाँ से अच्छा, वैसे भी ये प्रॉपर्टी की वजह से वो s में आएगा। हाँ वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, मॉडुलस प्रॉपर्टी है, यस, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वैसे s में आ गया। कि 0 इवेंट, पहले तो ये लो 1 इवेंट इन 0s, 1 इवेंट इन 0s इंटरवल में हुआ, एंड 0 इवेंट इन किस इंटरवल में, अगर आगे क्या, हाँ आगे, ये इवेंट इन s to t, हाँ s to t में 0 इवेंट अकर हो रहा है, अब क्या होगा आगे, given p of हाँ गिवन, p of x1 equal to s। ये था हमारे पास, और हमें बता रखा है x1 इज इक्वल टू s है, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट की वजह से ये अलग हो जाएगा,
ये अलग हो जाएगा क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है। तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस लैम्डा टी होगा अल्टीमेटली। प्रोबेबिलिटी ns इज इक्वल टू 1, यही मतलब है। और यहाँ पे क्या लेंथ है? ns इक्वल टू 0। नहीं, t माइनस s, लेंथ ऑफ इंटरवल लिखना है। इक्वल टू 0 होगा t माइनस। हाँ, nt माइनस s इज 0, ये कितना आएगा? वो आगे e की माइनस लैम्डा t माइनस s। हाँ, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो फॉर्मूला से, है ना। तो ns का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्डा s। सो जो ns है आपका, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा s, एंड n t माइनस s का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्डा t माइनस s, यही तो है। अब इसमें पुट कर लो वैल्यू, तो पुट करोगे तो फाइनली क्या आती है? तो e टू द पावर माइनस लैम्डा s इनटू लैम्डा t आता है। हाँ, फाइनल बताओ। फाइनली बोल रही हूँ सर, e टू द पावर माइनस लैम्डा e टू द पावर लैम्डा s इनटू लैम्डा t। अरे उसको सिंप्लीफाई करो ना, क्या कर रहे हो? e की पावर माइनस, अच्छा गिवन उसको e टू द पावर सिर्फ लैम्डा s है सर, माइनस नहीं होगा। e की पावर माइनस लैम्डा t आएगा, चेक करो, हाँ ये सर एस वाला करेक्ट। वो कैंसिल हो जाएगा। सर वो n ऑफ s जो 1 है उसकी वजह से यस सर, e की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है ना, लैम्डा s की पावर 1/1 इनटू में आप अगर फाइंड करोगे तो आएगी, और ये इनटू में e की पावर माइनस लैम्डा t माइनस s, ठीक, बाकी जीरो खत्म हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। अरे एक मिनट, क्या किया मैंने? ns बराबर 1 ना, सर ये कैसे हुआ है सर? इससे ये जाएगा तो लैम्डा का 0 1 हो जाएगा t माइनस। तो क्या आया अभी? e की पावर माइनस लैम्डा t आ जाएगा। हां सर, ठीक है मेरे ही गलत है। तो ये इनटू में लैम्डा s आ रहा है, वो एक एक्स्ट्रा है। अच्छा, इसको कैसे रिमूव करेंगे? एक मिनट, तो उसको यूज करना पड़ेगा क्या? हां सर, लैम्डा s तो है। हां, e टू माइनस लैम्डा t इनटू लैम्डा s। अरे इतना करने की जरूरत नहीं था, एक मिनट। सो यहाँ पे क्या था हमारे पास? अब मुझे इंटरवल क्या लिखना था? S2। अच्छा एक मिनट, यहाँ समझने में गलती हुआ है एक्चुअली नोटेशन में, एक मिनट रुको। ये ना यहाँ पे हमें समझने में वो प्रॉब्लम है एक्चुअली। x2 मोर देन t गिवन x1 इज s, इसका मतलब है s से s प्लस t में x2 का मीनिंग समझो। x2 का मीनिंग क्या था? x2 का मीनिंग समझ में आ गया? x1 से x2 में होने का। हाँ, एक्चुअली x1 क्या है? 0 से s है। तुम जरा फिर से ध्यान दो, जैसे जब तुम इंटरवल लिखते हो उसमें सर 0 होगा, 0 से तो s में एक 0 से s में होगा और x s से t होगा, है ना। और कहने का मतलब ये है, तो ये s प्लस t, ये लेंथ t है, ये t लेंथ का इंटरवल है, ये बोल रहा हूं मैं। तो इंटर अराइवल टाइम जो है t से ज्यादा है, नॉट टोटल। यहां समझने में गलती हुई है, देखो फिर से। x1 इज s, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इवेंट अकर्ड, s पे हुआ। हाँ, तो वो S टाइम जो लगा फर्स्ट इवेंट अकर होने में, वो टाइम कितना लगा? s। और सेकेंड x2 का मीनिंग क्या? बोले x2 का मीनिंग बताओ, यहाँ क्लियर नहीं था इसलिए दिक्कत हुआ। x2 का मीनिंग क्या है? सर x1 से x2 में। हाँ, बिटवीन। x2 का मतलब है कि टाइम टेकन या इंटरवल टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच t हो रहा है, नॉट टोटल t हो रहा है ना। तो इतना ही t है, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा? ये t है जस्ट, और यहां से तुम ये नंबर लाइन है मान लो, दिस इज s, सो दिस इज व्हाट ऑन द नंबर लाइन। इसका मीनिंग क्या है? s प्लस t होगा ना।
हाँ, दिस yes. दिस लेंथ इज s, दिस लेंथ इज t, इसका लेंथ s है, इसका लेंथ t है। तो मैं नंबर लाइन पे अगर लिख रहा हूं तो ये नंबर s है 0 से यहां तक, और 0 से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, s प्लस t। S plus T, हाँ. हाँ, तो यहाँ मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा एक्चुअली। तो यहाँ हमने क्या शुरू में मान लिया कि t जो है 0 से t है, मतलब t का लेंथ जो 0 से t तक है। तो 0 से t लेंथ नहीं है, t जस्ट दिस लेंथ है। t है फर्स्ट इवेंट अकर होने के बाद सेकेंड इवेंट तक का टाइम है। x2 का मतलब ही वही है, x2 इज द इंटर अराइवल टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड अकरेंस। स्टार्टिंग से नहीं, x2 इज नॉट फ्रॉम 0 टू दैट, x1 अकर होने के बाद का टाइम है वो x2 का जो आएगा। x3 जो है x2 के बाद का टाइम है, मतलब सेकेंड और थर्ड इवेंट के बीच का टाइम है वो x2। x3 जो है सेकेंड और थर्ड का, x2 फर्स्ट एंड सेकेंड का, x1 फर्स्ट इवेंट अगर होने का। तो ये है, यहाँ पर से समझो इसका मीनिंग है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x2 मोर देन t गिवन x1 इज s। तो फर्स्ट इवेंट कितने पे अगर हुआ, s पे। और तो यहां बस तुम्हें मॉडुलस प्रॉपर्टी लगानी है। सिंपली ये सोचो कि s से s प्लस t में कितने इवेंट अगर होंगे, 3 events हो गए. नहीं देखो, पहला इवेंट अगर हो गया s टाइम पे, है ना, टाइम s टाइम पे। पर वो तो फॉरवर्ड कर रहा है ना S को, तो सिर्फ T का ही तो लेंगे. हाँ, 0 इवेंट इन s टू s प्लस t, यही ना। देखो जरा, हाँ. और ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी की वजह से हम S को फॉरवर्ड करके हाँ, कोई लेंगे. और मेमोरीलेस प्रॉपर्टी की वजह से, और यहाँ पे x1 x2 एक्चुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा वो लिखा है ना, सो दे ऑल आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ना। अरे इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट था ना, इंक्रीमेंट वाज इंडिपेंडेंट। तो ये x1 है, ये x2, इसके बीच का जो टाइम है x1 x2 है, तो दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये बस ये बता रहा फर्स्ट इवेंट कब अकर हुआ। अगर तुम यहाँ लिख भी दो, सी अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है, गिवन x1 इज इक्वल टू s, लेकिन ये जो इंटरवल है ये कौन सा इंटरवल है, s टू s प्लस t, और ये किस इंटरवल को डिनोट कर रहा है, 0 टू s। और ये दोनों ओवरलैपिंग इंटरवल है कि नहीं, हाँ. ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ T होगा. मैं बोल रहा हूँ 0 टू s और s टू s प्लस t, क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं होगा. नहीं कर रहे ना। सो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स आर इंडिपेंडेंट, जो प्रोसेस ऑन द नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल आर इंडिपेंडेंट। ये मतलब हुआ कि पहला इवेंट तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहला इवेंट s टाइम पे अगर हुआ, तो s टाइम के बाद, है ना, ये डायरेक्टली कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि सेकेंड इंटर अराइवल टाइम इज मोर देन t, मतलब ये इंटर अराइवल टाइम जो है फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच का, वो मोर देन t है एक्चुअली। तो कहने का मतलब ये है t से ज्यादा है तो t बाद में चला जाएगा। तो s से s प्लस t में 0 इवेंट आकर हुआ। ओके ठीक है, अब यहां से निकालो। तो वो मतलब कहना था ये प्रोसेस इन दिस इंटरवल एंड प्रोसेस इन दिस इंटरवल आर इंडिपेंडेंट ड्यू टू इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। ये डेफिनेशन में था पॉइजन प्रोसेस के। तो यहां से आ गया सिंपली आपके पास कि प्रोबेबिलिटी n, अब क्या होगा, तुम ये लिख सकते हो t प्लस s माइनस एन टी एन एस, है ना। ये 0 है तुम्हारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और पता है तुम्हें कि इक्वल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल रहेगा। तो इनफैक्ट अगर तुम एंटी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना, क्योंकि s से s प्लस t में डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगी जो 0 से t में रहेगी, बिकॉज ये स्टेशनरी इंक्रीमेंट की वजह से। तो यहाँ पे कहने का मतलब आप देख लो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन लैम्डा t है, और पॉइजन लैम्डा t में आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा t। तो कहने का मतलब ये, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। ये है टाइम ऑफ अराइवल फर्स्ट एंड टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे। तो यहां से आ गया आपके पास सेकेंड का, है ना। तो x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, f ऑफ x2, अभी तो ये निकला आपके पास। सो प्रोबेबिलिटी x2 मोर देन t, ये आएगा। तो यहां से वही आ जाएगा कि
ये आ गया। तो कहने का मतलब x2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा ही आएगा। मतलब ये एक्चुअली थ्योरम है, फिर से मैं प्रूफ करने लगा क्योंकि प्रूफ में काफी टाइम जाता है। सो ये है कि सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो इंटर अराइवल टाइम्स हैं, ये थ्योरम ये हो गया कि जो इंटर अराइवल टाइम्स हैं xn है ना, तो xn था इंटर अराइवल टाइम बिटवीन n-1th एंड nth इवेंट। ये चीज है कि n-1th और nth इवेंट के बीच का जो टाइम है वो x2 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन xn उसको डिनोट कर रहा है, और xn का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। ये सिंपल आपको याद रखना है फॉर ऑल n। तो ये चीज है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो चीजें आया है। अब आपके पास जैसे Sn होगा, जैसे मैं अगर पूछूंगा ना एक और टर्म आएगा यहाँ पे Sn, तो Sn तो इजीली निकाल लोगे ना। अब Sn को समझना है, x1 है जो मैं शुरू में वहां पे x2 को समझ रहे थे, वो s2 था एक्चुअली, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन। जो Sn होगा x1 xn तक। तो x1 है टाइम बिफोर द फर्स्ट अकरेंस, x2 है टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड अकरेंस, x3 है टाइम बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड अकरेंस, x4 है टाइम बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ अकरेंस, है ना, इस तरह से। सो ऐसा है x4। ठीक, तो अब ये s हमने एक नया नोटेशन फिर से दिया s, है ना। एक तो nt था, तो यहाँ यही मेनली नोटेशन है। एक nt था, जैसे आपको मीनिंग समझना है क्या था। nt था नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड इन टाइम 0t, है ना, इन occurred in 0t। ठीक है, तो ये है दूसरा नोटेशन है xn का। xn है इंटरवल टाइम बिटवीन दिस। अब एक नया नोटेशन आ रहा है s1 s2 इस तरह का। तो x1 का मतलब क्या है, वो इंटरराइवल था, अब ये टिल होगा, है ना। x1 का मतलब क्या, टाइम, क्या लिखोगे, वो तो सेम ही है, हालांकि तो सेम ही है ना। तो हाउ विल यू डिफाइन इंटरवल टाइम बिटवीन 0 to 1, ऐसा बोलो, अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट इवेंट, ये क्या होगा, अराइवल टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड नहीं बिटवीन तो x2 था, यहाँ s2 पूछ रहा हूँ। हाँ, ये पहला इवेंट अगर हुआ प्लस दूसरा इवेंट अगर हुआ, दोनों मिल गया अब। फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट। हाँ, तो अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड इवेंट, तो ये यहाँ 0 से काउंट कर रहा है, 0 से 70 सेकेंड इवेंट अगर होने तक, और एंड सो ऑन। तो ये ऐसे है अराइवल टाइम ऑफ nth इवेंट। सो ये है आपका nth इवेंट, ये इसकी मीनिंग है। तो Sn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Sn। एक्सपोनेंशियल n लैम्डा होगा। एक्सपोनेंशियल लैम्डा क्या होता है, बीटा अरे सम ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, गामा होगा, गामा होगा। रैंडम वेरिएबल यूज होगा ना, तो वही तो उसका आगे थ्योरी है ये। तो जो Sn है that will have distribution sum of exponential is gamma, तो वही रैंडम वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। सो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा x1 एक्सपोनेंशियल लैम्डा, x2 एक्सपोनेंशियल लैम्डा, x3 एक्सपोनेंशियल लैम्डा एंड xn एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो सम होगा that will be, तो गामा n कॉमा लैम्बडा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि जो nt था वो पॉइसन लैम्बडा t है, xn था वो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, और Sn है वो गामा, दिस इज गामा n कॉमा लैम्बडा है। ठीक है, सो इस तरह से पॉइसन लैम्बडा t, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, Sn गामा n कॉमा लैम्बडा। ओके, और नोटेशन क्लियर ना, मीनिंग nt मतलब नंबर ऑफ अराइवल एंड टाइम 0t। हाँ, लास्ट वीक साइड में
नहीं समझ आया क्या बोल रहे हैं, लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छा तो हो गया। तो आगे देखिए, बोल रहे नोटेशन ठीक है ना। तो हमने भी स्टार्ट किया पॉइजन प्रोसेस। एंटी जो है पॉइजन प्रोसेस है एक्चुअली। एक्सएन जो है उसका इंटर अराइवल टाइम है, इंटर अराइवल बीच का टाइम है कि एक और उसके अगला इवेंट अकर होने के बीच का टाइम है ना। तो एक्सएन था n-1th और nth इवेंट के अकर होने के बीच का टाइम है। और एसएन क्या हो रहा है, सब ऐड हो रहा है। तो एसएन क्या है, जो टाइम लगा फर्स्ट इवेंट अकर होने में प्लस जो टाइम लगा सेकेंड इवेंट अकर होने में इंटरवल टाइम प्लस थर्ड इंटरवल टाइम एंड सो ऑन। तो सारे इंटरवल टाइम ऐड हो गए। तो मतलब एसएन इज द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ nth इवेंट, ये चीज है एसएन, है ना। अच्छा एक और जैसे क्वेश्चन आ जाता है उसमें, तो एक क्वेश्चन जैसे तुम्हें फाइनली इसमें क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में गेट में ही। देखो जैसे आपको कैलकुलेट करना हो, अच्छा तो अगर मैं पूछूं आपसे एसएन और एनटी में क्या रिलेशन है ना। तो वैसे अगर देखा गया ना, सो हमने देखी लिया गामा, गामा कौन सा वाला पीडीएफ होगा, तुम ये देखो उसमें देखा कि प्रोबेबिलिटी है ना। सो हमने ये देखा nt बराबर n, तो e की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये है n की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तुम जैसे देखा कि xn, तो xn तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो CDF ऑफ xn एट t निकालोगे तो ये 1 माइनस e की पावर लैम्डा टी आता है। PDF लिखोगे xn का, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा टी है। तो यहाँ पे t मोर देन 0 है, t मोर देन 0 है। अब मुझे Sn का जानना है, तो Sn का क्या होगा, PDF ऑफ Sn। तो इसके करस्पॉन्डिंग गामा क्या बनता है, जैसे ये एक रैंडम वेरिएबल का है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस सम ऑफ n एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। तो मैं लिखा Sn इज गामा। तो गामा में कौन सा वाला पीडीएफ बनाएगा, ये लैम्डा ऊपर है ना, तो इसका मतलब ये वाला बनेगा लैम्डा की पावर n गामा n t की पावर n माइनस 1 एंड हाँ e की पावर माइनस लैम्डा t मोर देन 0। तो ये Sn का पीडीएफ है, ठीक है। ओके अब मैं बोल रहा हूँ Sn में और Nt में क्या रिलेशन है, जरा देखते हैं। तो ये थ्योरम कहता है, थ्योरम क्या रिजल्ट है जिसमें थ्योरम लिख रहा हूँ, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आपसे पूछता है कि लाइक ठीक है, तो ये हमारे पास NT XN और SN का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये अगर आपसे बोला जाता है, नोटेशन तो क्लियर है आप लोगों को, तो यहाँ से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर बोले NT इज मोर देन इक्वल टू n, इसका क्या मतलब है, इसको Sn के टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग बताओ कोई, इसको इंटरप्रेट करो कि इसका क्या मीनिंग है। नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड आफ्टर टाइम है, नहीं, इंटरवल टाइम तो जीरो टी है। nt का मतलब है नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम, nt का मतलब है नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड इन टाइम 0 t। और ये मोर देन इक्वल टू n नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब n नंबर ऑफ इवेंट्स, सो t लेंथ का इंटरवल है कोई भी, यूजुअली का जो है n इवेंट्स अकर, कम से कम n इवेंट अकर हो रहा है ना। नंबर ऑफ इयर्स
अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। हाँ, कि मतलब टाइम 02 में एटलीस्ट n इवेंट अकर हो रहे हैं। ओके, तो Sn का मतलब क्या था? अराइवल टाइम ऑफ nth इवेंट। यस, अराइवल टाइम ऑफ nth इवेंट, राइट, है ना। सो अराइवल मतलब ऑकरेंस, तो अराइवल यूज करते हैं वर्ड। तो अराइवल टाइम ऑफ nth इवेंट। अब यहाँ पे क्या बोला कि टाइम 0t में कितने इवेंट अकर हो गए? एटलीस्ट n अकर हो गए, है ना। तो Sn का मतलब है अराइवल टाइम ऑफ nth। तो क्या लगता है अराइवल टाइम ऑफ nth इवेंट क्या होगा? लेस देन t या मोर देन t? ध्यान से देख के बताओ। लेस देन। नहीं, इक्वल क्यों? ये कह रहा है कि 0 से t में एटलीस्ट n इवेंट अकर हुआ, तो कम से कम n इवेंट अकर हुआ, हो सकता है n से ज्यादा भी अकर हुआ हो 0 से t में। लेस देन इक्वल टू t। हाँ, तो यहाँ क्या होगा? दिस इज लेस देन इक्वल टू t, कि द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ nth इवेंट इज लेस देन इक्वल टू t, क्योंकि 0 से t में कम से कम n इवेंट अकर हुआ, तो मतलब nवां इवेंट अकर हुआ होगा तो टाइम t से कम ही रहा होगा, क्योंकि t पे n से ज्यादा भी अकर हो सकता है ना। तो ये मतलब है। तो कई बार क्वेश्चन ना एग्जाम में वो दे देगा, ये इसको ऑप्शंस में या उससे क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी। सो nt मोर देन इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन टाइम 02 इज एटलीस्ट n। सो टाइम ऑफ अराइवल ऑफ nth इवेंट इज लेस देन इक्वल टू t, क्योंकि अगर ऐसे देखो आप तो 0 है और ये टाइम t है, तो इसमें कम से कम n इवेंट अकर हुआ। 0 से t इंटरवल में कम से कम n इवेंट अकर हुआ, कम से कम, तो ज्यादा भी हो सकता है। सो टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ nth इवेंट जो होगा वो मोर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू t होगा, t से पहले ही, क्योंकि ये मोर देन इक्वल टू n है, n नहीं, तो n इसी बीच से पहले ही अकर हो गया होगा। ये है, जब nth इवेंट अकर हुआ होगा तो टाइम t से पहले ही। एक्चुअली ये एक मेथड है, यहाँ से भी प्रूफ आ जाता है, जो पीछे मैं प्रूफ कर रहा था, तो यहाँ से भी Sn का पीडीएफ आ जाता है। सो ठीक है, वो तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में ही क्वेश्चन आया था, ये क्या आया था कि लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब ये थ्योरम ही है ऐसे तो ये, लेकिन आप जरा कैलकुलेट करो क्या आएगा, अगर याद नहीं है तो हाउ विल इट राइट। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ये अभी एग्जाम में आया हुआ गेट का क्वेश्चन है ये। x1 लेस देन मान लो s कोई टाइम है ना, सो x1 का मतलब क्या हो गया? इंटर अराइवल टाइम बिटवीन, मतलब टाइम बिफोर फर्स्ट अराइवल के पहले का जो टाइम है x1, ये मतलब है। सो टाइम टिल फर्स्ट इवेंट अकर्स, और ये बता रखा है nt इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 02 इज 1। तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब ये थ्योरम हालांकि, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ट्राई करो कैलकुलेट करने का। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर याद नहीं है एग्जाम में तो कैन यू कैलकुलेट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा है हालांकि। किसी को याद है तो बताओ, अगर याद भी हो तो। जरा ट्राई करो, क्योंकि ये गेट में क्वेश्चन आया है इस पे, ट्राई करो। मतलब बता रखा है कि टाइम 0 से t में फर्स्ट इवेंट अकर हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट इवेंट अकर होने का टाइम s से कम रहा होगा? तो वैसे s लेस देन t होगा यहाँ पे, है ना। तो बता रखा है, चलो यहाँ गिवन है फॉर s लेस देन इक्वल टू t, ये बता रखा है। सो 0 और टाइम t पे फर्स्ट अकरेंस हो चुका है, एक अकरेंस हो चुका है इसमें। तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो अकरेंस s टाइम से पहले हुआ होगा? लेस देन s ना।
आइए ट्राई करते हैं, टाइम नहीं है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हालांकि इसका आंसर आएगा s अपॉन टी, ये थ्योरम है, तो हम लोग प्रूव करके देखते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मान लो इन केस अगर आपको नहीं याद है तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, तो ये क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक और प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू s गिवन क्या लिखा था, nt इज इक्वल टू 1, ये लेस देन s। तो इसका मतलब यही है ना कि प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन s इंटरसेक्शन nt इज 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी, हाँ s अपॉन t, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी nt इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम 0 टू s है फर्स्ट इवेंट अकर्ड का, इंटरसेक्शन 0 से t मतलब nt 0 टू t में 1 इवेंट अकर हो चुका है। सो क्या समझ आ रहा है, 0 से s में कितने इवेंट अकर हुए, न्यूमरेटर का मतलब क्या है, 0 से s में कितने इवेंट अकर हुए, इंटरसेक्शन है ना। तो टाइम ऑफ अराइवल ऑफ फर्स्ट, क्योंकि s1 बराबर तो t1, s1 बराबर x1 ही तो होता है, तो टाइम ऑफ अराइवल ऑफ फर्स्ट मतलब इवेंट बोल दो, या फर्स्ट अराइवल का जो टाइम है वो लेस देन s है। तो s 0 से s में कितने इवेंट अकर हो चुके हैं, एक है ना, 1 एंड s से t में कितना अकर हुआ होगा, 0 इवेंट होगा। हाँ s से t में 0 इन s टू t, और ये दोनों इंटरवल इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग है ना। ये नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स पे स्टोकेस्टिक प्रोसेस इंडिपेंडेंट रहेगा, एटलीस्ट पॉइजन प्रोसेस। तो प्रोबेबिलिटी nt इज इक्वल, तो डायरेक्टली पता है मुझे, nt इज इक्वल, nt का तो डिस्ट्रीब्यूशन ही पता है हमें, तो e की पावर माइनस लैम्डा t की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो ये तो ओके है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर दो। तो पहले का मतलब हुआ कि ns बराबर 1 और दूसरे का मतलब हुआ कि nt माइनस s बराबर 0। फिर से वैसे ही कुछ है, और चेक कर लीजिए। ओके ना, अपॉन सो e की पावर माइनस लैम्डा t और लैम्डा t पुट कर लो वैल्यू अब। तो जस्ट आप पुट करो कि ns बराबर 1, ns का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइजन लैम्डा s, ns का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन लैम्डा s, सो e की पावर माइनस लैम्डा s की पावर 1, और t माइनस s, n t माइनस s का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइसन लैम्डा टाइम t माइनस s। सो है ना, जो भी टाइम है लैम्डा टाइम t वही है, तो टाइम t माइनस s है। सो e की पावर माइनस लैम्डा t माइनस s, पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल खत्म, तो ये आ गया e की पावर माइनस लैम्डा t। तो देख लो अब क्या हो गया, इन दोनों को मिलाओगे तो लैम्डा s कैंसिल, इन दोनों से लैम्डा t कैंसिल, ये तीनों मिलके कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा s अपॉन t। तो ये डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे ये। ओके नेक्स्ट आता है, तो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि इंडिपेंडेंट इंटरवल्स ले लें। हाँ, ताकि वो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट में ब्रेक कर सको आप। तो ये देखेंगे 0 से s में कितना आकर हुआ, s से t में कितना आकर हुआ, तो ये इंडिपेंडेंट नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल बना दो, और नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल पे पॉइजन प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं। तो और यहाँ हमेशा आप वो टाइम इंटरवल लिखते हैं, है ना, यहाँ t s टू t था, तो लेंथ कितना है वो लेंथ लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, लेंथ ऑफ इंटरवल, है ना, ये t माइनस s लेंथ, ठीक है ना, वही लाइक 0 टू s एंड s टू t ये था। एनीवे एक और लिखो, थ्योरम एक और है जो आप पूछ रहे थे। थ्योरम ये है कि मान लो लेट nt be a poison process, है ना, देन तो जैसे मान लो पहला तो यही ना e ऑफ nt निकालना हो, तो तुम्हें तो इजीली पता है कि ये लैम्डा t है। अगर आपसे पूछ लिया जाए e ऑफ nt का स्क्वायर, क्या ये बता पाएंगे, इजीली बता देंगे ना, e ऑफ nt
लैम्डा टी प्लस हाँ, लैम्डा क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि पॉइजन का मीन वेरिएंस तो इक्वल ही रहता है, तो इस तरह से तो वो तो निकाल लेंगे आप लोग। अगर ये पूछ लिया मान लो कहीं तो इजीली बता देंगे कि ई एक्स स्क्वायर सॉरी मतलब वेरिएंस प्लस मीन प्लस हाँ लैम्डा टी है ना, तो ये लैम्डा टी कॉमन ले सकते हो, तो लैम्डा टी प्लस 1। और जो तीसरा आता है कोवेरिएंस बिटवीन NT एंड NS, अभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, ST में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर आप सॉल्व करोगे, अगर T लेस देन S हुआ या S लेस देन T होगा, है ना, कहीं पे इक्वल लगा लो, कोई मतलब इक्वल ही आ जाएगा। तो ये आएगा, कितना आता है बता रहा था शुरू में वो, लैम्बडा T आएगा यहाँ पे और ये लैम्बडा S आएगा। मतलब कहने का मतलब है दिस इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम T और S में जो भी छोटा है वो आएगा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर ऑब्जर्व करो तो जो हमारे पास ये कह रहा है कि तुम देखो अच्छा एक चीज और नोटिस करो, मैं अगर एक रिजल्ट लिखूं मान लो पीछे करना। भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछेगा ऐसे ही आ जाएगा, कोवेरिएंस पता है, वेरिएंस पता है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। ऐसे जो xi था आपको पता ना, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोडुलस प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो वो यहाँ पे वैसा कर सकते हैं यूज। और है ना बाकी एसएन का भी मीन वेरिएंस तो निकाल ही सकते हैं, तो जो वो क्या है ना, एसएन अगर चाहो, जैसे एनटी के बारे में लिखा, सेम चीज आप एक्सआई के बारे में भी लिख सकते हो, सेम चीज एसएन के बारे में भी लिख सकते हो, तो हम लोग फाइन तो कर ही सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो। अब मैं कह रहा था कि मान लो ऐसा है कि y1 y2 yn दे आर आईआईडी यूनिफॉर्म 0, t, मान लो ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें तुम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ब्रेक करोगे, मान लो है ना y1 लेस देन y2 लेस देन y3 एंड सो ऑन लेस देन yn, ये जो है ना ये ओके है। और यहां समझ के ऑब्जर्वेशन है, ये मतलब थ्योरम ही है, हालांकि ये कह रहा है कि जैसे आपके पास कोई रैंडम सैंपल लिया यूनिफॉर्म 0t से, और ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो आपको पता है कि जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, अच्छा पता है जॉइंट पीडीएफ क्या होता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, y1 y2 और yn है मान लो, तो इसका अगर मैं लिखूं यहाँ पे t1 t2 tn, ये क्या आएगा, n factorial into 1 by t2। हाँ n फैक्टोरियल f, तो यहाँ सिंपली y1 y2 yn हो जाएगा, हाँ फैक्टोरियल लिखो, हाँ सॉरी फैक्टोरियल रह गया, n फैक्टोरियल टाइम tn, तो ये तो ठीक है। अब इसका रिलेशन ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो ये कह रहा है जो आपके पास अभी s1 s2 sn आया है ना, वो एक्चुअली इसी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की तरह है। जैसे तुम मुझे याद करो कि अभी s1 हमने क्या लिखा था, s1 जो लिखा था वो x1 था, और s2 जो था वो x1 प्लस x2 है, एंड सो ऑन sn जो है x1 से लेके xn तक है। तो इनफैक्ट तुम्हारा जो वहां पे s1 है that is equivalent to here y1, s2 is equivalent to y2 and so on,
Sn is equivalent to yn, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इसको चाहो तो ये कुछ ऐसा थ्योरम है ना। तो ये क्या कह रहा है कि सो एंटी एक पॉइजन प्रोसेस है, ठीक है ना, एंड तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा कह रहा है, ये कुछ कह रहा है कि ऐसा जितना पढ़ा दिया सारे क्वेश्चन उसी पे हो जाएंगे। मेनली तुम्हें नोटेशन ध्यान रखना है एंटी का मीनिंग और एक्साइज का, उसी पे सारे क्वेश्चन। एसएन तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना उस पे, तो कि मुझे पता है ये अभी एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, ये गामा अभी 2 कॉमा लैम्डा हो गया एंड सो ऑन, गामा n कॉमा लैम्डा है, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। तो मेनली एक्साइज और एंटी इंपॉर्टेंट, उस पर ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उससे। तो थ्योरम ये मैं लिखा देता हूँ, लास्ट का टाइम हो गया है ना, ये लास्ट थ्योरम लिखा देता हूँ। तो यही कहता है कि अगर आपको दिया हुआ हो, मान लो गिवन nt इज इक्वल टू n, इसका मतलब आपको बता दिया कि नंबर ऑफ अकरेंस इन द टाइम 0 to इज कैपिटल, मतलब स्मॉल n, मतलब 0t इंटरवल में कितने इवेंट अकर हुए, n इवेंट अकर हुए, तो टोटल n इवेंट अकर हुए। तो देखो x1 क्या है या s1 क्या है, s1 क्या है, अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट इवेंट। हाँ। s2 क्या है, टाइम, अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड इवेंट, s3 अराइवल टाइम ऑफ थर्ड इवेंट, s4 अराइवल टाइम ऑफ फोर्थ इवेंट एंड सो ऑन, sn अराइवल टाइम ऑफ nth इवेंट। तो इस केस में जो s1 s2 s3 है ना, दैट इज सेम एज अगर आप एक रैंडम सैंपल और यूनिफॉर्म 0t का, वो 0 to टाइम इंटरवल है, तो उसमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो आएगा y1 y2 y3 y2 लिख रहा था मैं, सो दैट विल हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन लाइक si's, ये कहना चाह रहा है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा तो वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के तौर पे ही फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली s1 विल बी लेस देन s2, s2 विल बी लेस देन s3, s3 विल बी लेस देन s4 एंड सो ऑन। तो ये थ्योरम कहता है कि लाइक गिवन दैट nt इज n, सो द n अराइवल टाइम्स s1 s2 sn, तो मैं लिखा था ना, सो इसका मतलब है कि दैट इज n अराइवल्स इन 0t टाइम में टोटल n अराइवल्स हुआ। अब जो अराइवल टाइम्स था है ना, सो द n अराइवल टाइम्स, एक्साइज था इंटर अराइवल टाइम, दो के बीच का टाइम एक्साइज है, इंटर अराइवल है, ये अराइवल टाइम है। तो इन अराइवल टाइम क्या है, s1 अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट इवेंट, s2 एंड सो ऑन sn। ये कहना चाहिए जो है दिस विल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज दिस आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ या कैसे लिखूं मैं, या जैसे बुक में लिख रहा है मैं लिख देता हूं, ऐसा बुक के लैंग्वेज में लिख देता हूं, मतलब समझ आएगा ना। तो s1 इज y1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, s2 इज सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड sn इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है सैंपल कहां से लिया गया, यूनिफॉर्म 0t से, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो ये कहना चाहिए इसके लैंग्वेज में लिखो तो n अराइवल टाइम्स s1 s2 sn हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, have the same distribution as the order statistic corresponding to n independent random variables, n IID लिख लो सीधा, n IID यूनिफॉर्म 0t रैंडम वेरिएबल्स, ये मतलब है। ये ऐसा लिख लो, ओपन क्लोज टी ऐसा लिखना है, ठीक है। तो समझ आया कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ जो लिख रहा था मैं कि लाइक ये लिख रहा था कि ये यूनिफॉर्म 0t का इंटरवल है, यहाँ पे 0 ऊपर लगा लो चाहो तो ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं
तो ये जो y1 y2 y3 yn का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी सेम एज s1 s2 s3 sn, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पे इक्वल लिखने के बजाय यू कैन राइट, है ना, सो दे हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दो, ये है, दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। तो ये एक रिजल्ट है, इस पर अगर कुछ ऑप्शन आता है तो बाकी मैं क्लास अभी यही स्टॉप करूंगा। कल आप तो आप चाहो तो ट्राई करके आ सकते हो, नहीं ट्राई करेगा तो भी कोई दिन कल ट्राई करेंगे या भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। तो कितने थे पॉइजन प्रोसेस के क्वेश्चंस? ज्यादा तो थे नहीं ना, हर साल में एक दो मिलेगा तुम्हें, है ना, ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन एवरी ईयर के मिलेंगे चाहे तो हम लोग चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। अगली क्लास में पॉइजन प्रोसेस के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे, ठीक है। सर इसमें फॉर एग्जांपल S2 का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेकंड ऑर्डर के बराबर होगा। हाँ हाँ, तो टाइम इसमें 0 to क्या रहेगा t, मतलब हाँ वो रैंडम सैंपल आप यूनिफॉर्म 02 में आप सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखो, वो एक्चुअली कोइंसिडेंटली वो सेम ही आएगा जो आपका, आपने क्या देखा S2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गामा 2 लैम्डा ना, 2 लैम्डा, हाँ वही आएगा वहां पे। मतलब वो अच्छा वो कहना चाह रहा है कि वहां पे अब अच्छा वहां कंडीशनल है एक्चुअली, गिवन है nt बराबर n गिवन है ना, n इवेंट जब अकर हुआ है, यहाँ पे कंडीशनल है कि गिवन nt इज n, मतलब 0 से t टाइम में n इवेंट अकर हुआ है, उस केस में ये ऐसा कहना चाह रहा है। इसका प्रूफ भी है हालांकि, हाँ कहना तो यही चाह रहा है। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है एक्चुअली इसका, है ना, जो इसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये आएगा, मैं यही लिख रहा था यहाँ पे कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका सेम आएगा, तो ज्वाइंट से मार्जिन भी सेम आएगा, है ना। कहाँ गया, तो ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इधर लिखा था ना यहाँ पे, तो क्या इसका जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सेम है उसके ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के। हालांकि इस बुक में जो ये प्रूफ कर रहा है, ये मार्जिनल प्रूफ किया है, हाँ ठीक है। So event considered as unordered random variables distributed IID 0t, हाँ ठीक है, वही आएगा अगर आप प्रूफ करो तो। लेकिन अंडर दैट कंडीशन है, वहां पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन साथ में होगा ना, nt बराबर ये दिस व्हेन nt इज n, ये पुट करोगे इस कंडीशन में वही आएगी, अंडर दिस कंडीशन, हाँ ठीक है। पूछिए आप फिर से क्या पूछ रहे थे, हाँ यहाँ तो वही लिखा है। नहीं बस ये पूछ रहा था, अगर nt is equal to 2 लेते हैं हम, हाँ हर बार मैक्सिमम भी तो निकालेंगे ना उसको उधर, मतलब नहीं n2 इक्वल 2 क्यों ले सकते हैं आप, nt इज n फिक्स है। अच्छा अगर nt इज 2 लेते हैं आप तो मतलब क्या हुआ, 0t में 2 इवेंट अगर हुए तो वहां पे सिर्फ x1 x2 का इंपोर्ट, वहां s1 s2 का ही बस रेलेवेंस रहेगा, हाँ तो s2 उस केस में आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा जी, हाँ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा वो, हाँ मैं वही पूछ रहा था कि मैक्सिमम के बराबर आ जाएगा। हाँ यस वही, बट nt इज n होगा वहां पे, ठीक है। गिवन दिस, वो कंडीशनल, इसने प्रूफ किया, प्रूफ अगर देखेंगे बुक में देख सकते हैं, लेकिन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, कंडीशनल है ओवर दिस, तो मतलब ये है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसाइज गिवन nt इज इक्वल टू n, क्योंकि लैम्डा यहाँ से आएगा, इसमें कहीं लैम्डा तो है ही नहीं यूनिफॉर्म 0t में, तो लैम्डा कहाँ से आएगा, वहां से आएगा, nt बराबर n में लैम्डा है, क्योंकि nt का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन लैम्डा t है, तो वहां से वो लैम्डा आएगा तब जाके इक्वल आएगा, तो मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे जो है मैं लिख रहा था ना, यहाँ कंडीशनल है, साथ में ये है कि गिवन ये है कि गिवन nt इज इक्वल टू n, ये गिवन है आपको कि 0 से t में n इवेंट अकर हुआ है, तब जाके ये यूनिफॉर्म 0t का जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी इसका, ये कंडीशनल होगा nt इज इक्वल टू t, तब जाके ये होगा, मतलब मुझे लिखना पड़ेगा ना, ये इसमें कंडीशनल है, ऐसा समझो आप, s1 गिवन nt इज इक्वल टू n, ये समझो आप, ऐसा है। सो दिस इज फॉर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये मतलब हुआ, एंड सो ऑन, मतलब जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, given this will have this distribution when yi follows uniform 0t,
तो जो हमारा yn होगा वो ठीक है nth ऑर्डर मतलब जो सॉरी sn होगा वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आएगा। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ sn गिवन दिस इज yn होगा। ओके ओके सर ओके So sn given nt is n, so this will have distribution yn so on। ये है यहाँ पे, यहाँ प्रूफ भी है, आप बुक में देख सकते हैं, कोई समझ ना आता पूछ भी सकते हैं आप चाहो तो ना, ये बुक से ही मैंने थ्योरम लिखे हैं, इसका प्रूफ भी यहाँ कर रखा है इन्होंने। सो ये है। चलिए तो अभी यही स्टॉप करते हैं, तो कल मैं खुद क्वेश्चन करा दूंगा या आप ट्राई करके आ सकते हो चाहो तो, नहीं तो मैं खुद है ना। तो जो असाइनमेंट भेजे थे स्टोकेस्टिक प्रोसेस के, उसमें जितने भी पॉइजन प्रोसेस के क्वेश्चन है, मार्कोव चेन तो आपने कर ही लिए हैं। अब जो पॉइजन प्रोसेस के क्वेश्चन आप ट्राई करके एक बार आना, ज्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, मुश्किल से 5-10 ही होंगे, क्योंकि 5 साल के है ना, तो एक साल में 2 भी आया होगा, 2000 आया नहीं होगा, मैक्सिमम 2 आया होगा, तो मैक्सिमम 2 आया होगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे, तो 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। हर साल एक क्वेश्चन तो मिलेगा हर साल, तो 5 से 10 क्वेश्चन ही होंगे, तो वो हम कल डिस्कस करते हैं क्लास में, ठीक है। चलिए अभी के लिए हाँ मैंने एक डाउट भेजा आपको, एक बार अच्छा ठीक है, डाउट डिस्कस करते हैं 1 मिनट।